चैनल को डिलीट कर दूंगा अगर ये क्वेश्चंस आपको ना दिखे तो। चैनल डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैंने 40 से 50 सेट को एनालाइज किया है, तब जाके इन क्वेश्चंस को छांटा है। क्लास 10 27 फरवरी को जो मैथ का पेपर होने वाला है, अगर उसके लिए आपको जरा से भी टेंशन हो रही है तो लाला टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा जिन्हें अगर आप कर लेते हैं, आज कर लेते हैं, तो वही के वही क्वेश्चंस आपको 27 फरवरी को देखने को मिलेंगे। मेरे भाई 70 नंबर का पेपर होता है, यही वीडियो देख करके आप 45 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। 45 से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आप इसी क्लास से कर देंगे, गारंटी रहता हूं भाई। चैनल को डिलीट कर दूंगा अगर ये क्वेश्चंस आपको ना दिखें तो। चैनल डिलीट कर दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। क्यों भाई मैं इतने दावे से क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने 40 से 50 सेट को एनालाइज किया है, तब जाके इन क्वेश्चंस को छांटा है। और ये क्वेश्चंस हर बार आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, आपको मैं 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा इस क्लास में, 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा और गारंटी रहता हूं इन्हीं क्वेश्चंस को कर लीजिए, 45 से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे 70 में से, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हमारी सेना तैयार है लड़ने के लिए युद्ध। चलिए फिर वीडियो को लाइक कर दो पहले तो, ठीक है, और एक फ्रेंड के पास जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। कह रहे हैं कि यदि 10a प्लस बी बराबर 1 है और 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो ये जो ए और बी का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हाँ आपको लिखना पड़ेगा गिवन है, क्या हमें दिया गया है। आप लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया है हमें। देखो 10a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है, जो दिया है उसको लिख लीजिए फटाफट। 10a प्लस बी बराबर 1 दिया है। गुरुजी ये दो है थोड़ा सही से नहीं लिखा है, ठीक है, ये देखिए सही से नहीं लिखा, थोड़ा इक्वेशन बना के लिखो, थोड़ा सा आपको सरल करके लिखना पड़ेगा इसे। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। अब देखो सोचो 10 में एक किसका मान होता है, 10 में एक किसका मान होता है बताओ, 10 45 का मान होता है। तो इस एक की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 10 45 लिख देंगे, 10 45 डिग्री। अब 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास a प्लस बी बराबर 45, और ये आपकी समीकरण बन गई पहली। ऐसे ही यहाँ पे समीकरण सेकंड बना लो और सॉल्व करके विलोपन विधि से a और b के मान निकाल दो। ये क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। आगे देखो, आगे देखो 10a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। जैसे यहाँ पे समीकरण बनाई वैसे इसको बनाओ। सोचो 10 में, जल्दी फटाफट सोचो, 10 में जो है 1/√3 किसका मान होता है 10 में, तो ये होता है 10 30 डिग्री का मान। तो 10 से 10 फिर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और ये हो गए समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर दो विलोपन विधि से और a और b के मान निकाल दो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। विलोपन विधि में जोड़ना होता है, घटाना होता है, तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आप घटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़ो चाहे घटाओ, आंसर आ ही जाएगा आपका, चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो। नीचे देखो a माइनस बी बराबर आपका 30 है, मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो प्लस माइनस बी कट जाएंगे भैया, प्लस माइनस वाले कट जाते हैं। हम जोड़ रहे हैं तो a में a जोड़ेगा तो कितना होगा, 2a होगा। 45 और 30 कितने होंगे, 75 होंगे। तो a बराबर आ जाएगा 75/2, ठीक है। भाग दे दीजिए, 2 तियाँ 6 7, 2 तियाँ 6, फिर 15 हो गए, फिर 2 सते 14 और एक 15, 2 पंचे 10, यानी a बराबर आ गया 37.5 डिग्री। तो a का मान आपका ये होगा। अगर a का मान इतना है तो इस a के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो, b का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट a प्लस बी बराबर क्या है, 45 है, तो a प्लस बी बराबर 45 है। इस a की जगह पर आपको ये रख देना है, आपने जो निकाला है अभी 37.5 प्लस b बराबर 45। तो v बराबर देखो 45 है, ये प्लस का 37.5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 37.5। b बराबर 38 39 40, यानी 7 7.5 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया a का मान और ये आ गया b का मान, आपका आंसर आ गया है। बस इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है, करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी, देखो मेरे भाई आपसे एक्स अक्ष से दूरी भी पूछ सकता है या वाई अक्ष से आपसे दूरी पूछेगा। अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछता है
तो देखो क्या करेंगे, समझो बात को। ये जो बिंदु है, इस बिंदु में ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y निर्देशांक होता है। आपसे जब x अक्ष से दूरी पूछे तो ये y वाला आंसर कर दोगे, यानी 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगर कहोगे अगर सर जी y अक्ष से दूरी पूछता तो आपका ये x वाला आंसर होता। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है। 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 3 का -4 की मूल बिंदु से दूरी। देखो हमें मूल बिंदु से दूरी निकालनी है इसकी, तो देखो मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे। अंडर रूट के अंदर ये जो है पहला वाला इसको लिखो, इस दूसरे वाले को लिखो और दोनों का कर दो के स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और दोनों को जोड़ दो। बस इतना करना है जब मूल बिंदु से दूरी निकालनी हो। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 होगा, 16 और 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी यहाँ से इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी 5 मात्रक होगी। तो यही आपका राइट आंसर होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे अब जो है 1 नंबर पे पूछेगा कि बिंदुओं 2,8 और 0,1 के बीच की दूरी। देखो यहाँ पर एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, आपसे जो है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है 2 बिंदु के बीच की दूरी। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं 1-1 नंबर के। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, आपको एक बिंदु दे रखा है 2,8, ये पहला बिंदु है, और एक दूसरा बिंदु है 0,1, ये दूसरा बिंदु है। इसको नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम मैंने बी दे दिया। तो मुझे ए से बी तक की दूरी निकालनी है, यही क्वेश्चन कह रहा है। बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, देखो ए से बी तक की दूरी, ए बी की दूरी आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो x2 कितना, देखो x2 x1 y1 y2 कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे, पहले वाले बिंदु से x1 y1 और दूसरे वाले से x2 y2। अब देखो x2 कितना है, 0 है, x1 आपका 2 है, y2 देखो 1 है और y1 आपका 8 है। 0 में से 2 गया, माइनस का 2 बचेगा, 1 में से 8 गया, माइनस का 7 बचेगा। अब देखो 2 दूनी 4 और 7 सते 49, 49 में 4 जोड़ोगे 53 होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी √53, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, अगला क्वेश्चन ये आएगा आपका 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा। कह रहा है कि यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमें निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखो हमें कोस थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, जो दिया है हम सबसे पहले तो उसको लिखते हैं मेरे भाई। ठीक है, जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमें यहाँ पे पता है कोस थीटा बराबर 4/5। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे लाल बटा कक्का लगने वाला है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, यही लगेगा। यहाँ पे आपको पता है साइन होता है, यहाँ कोस होता है और यहाँ पे टेन होता है। नहीं आपको समझ में आ रहा है, रुक जाओ 2 सेकंड रुको मेरे भाई मैं आपको ये समझा ही देता हूँ अच्छे से। देखो क्या होता है मेरे भाई, लाल बटा कक्का लगेगा यहाँ पे, लाल बटा कक्का, और लाल बटा कक्का आपको सबको पता होगा, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ कोस होता है, यहाँ टेन होता है, साइन का उल्टा यहाँ पे होता है कोसिक, और यहाँ पे होता है सेक, और यहाँ पे होता है कोट। ठीक है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आपको ऐसे करके दे दे कि एक त्रिकोणमिति बराबर ऐसे, तो आपको सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लेना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, राइट एंगल ट्रेंगल। इसका नामकरण कर दो ABC। देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा यहाँ पे देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है कोस थीटा। देखो तो कोस थीटा बराबर क्या है, A/K, यानी ऊपर वाला A है नीचे वाला K है। A माने आधार और K माने कर्ण। तो इसमें आपको पता होगा ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। देखो आधार कितना है 4, तो 4 ये है, कर्ण आपका 5 है। अब ये तो आपको पता नहीं, तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं पता है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो पाइथागोरस आपको लगानी पड़ेगी। तो लगा दीजिए यहाँ पे पाइथागोरस। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आगे देखो यहाँ पे पाइथागोरस कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखो 5 है तो 5 का स्क्वायर, लंब आपका देखो आपको निकालना है, आधार आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर 25 होगा, यहाँ लंब का स्क्वायर है 4 चौको 16 होगा।
यहाँ 25 प्लस का है, ये प्लस का 16 इधर भेज दो, माइनस का 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 गया, 9 बचेगा। तो स्क्वायर हटा लेंगे तो 9 के ऊपर रूट लगेगा। तो 9 का वर्गमूल 3, यानी हमने लंब निकाल दिया है 3। तो लंब आपका 3 है। अब आपको देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब तीनों भुजाएं मिल गई हैं ना, तो हम किसी भी त्रिकोणमिति का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मुझे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा चाहिए, इसका आराम से निकाल देंगे वैल्यू। देखो क्या है, साइन थीटा कोस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसी का तो मान निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है। बराबर लगाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, देखो साइन थीटा का यहाँ से साइन थीटा होता है एल बटा के, यानी इसकी जगह पर हम लिखेंगे एल बटा के गुना कोस थीटा का देखो क्या होता है, आधार बटा के, यानी ए बटा के होता है ये। टेन का क्या होता है, देखो टेन का एल बटा ए, तो यहाँ पे लिखेंगे एल बटा ए, और देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब ये जो वैल्यू एल, एल माने लंब, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, यहाँ से तो आपको पता है सब कुछ। तो देखो लंब कितना है 3, तो एल की जगह 3 लिखो। के कितना है 5, ए फॉर आधार, आधार आपका 4 है। कर्ण, कर्ण कितना है 5 है। एल कितना है 3 है। ए कितना है 4 है। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो। अब देखो 3 चौक गुणा आपको पता है आमने सामने होती है, 3 चौको 12, पचम 25, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। इतना आप सोल्व करेंगे, आगे आगे सोल्व करेंगे आप इसको। तो 25 और 16 इनका एलसीएम कितना ले लेंगे आप। अगर आप एलसीएम नहीं लेंगे तब भी हो जाएगा। आप ऐसा करें, ऐसे तिरछी तिरछी गुणा करा दें, ऐसे ऐसे। तो 16 गुना 12 कितना होगा, देखो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 में 3 जोड़ोगे 19 होगा। ऐसे कराओ 25 नेवा 225, नीचे देखो 25 गुना 16 कराना है, 25 गुना 16 यानी मैं 50 बटा 2 कह रहा हूँ, 8 8 40 आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब देखो इन्हें जोड़ दो, 192 में इन्हें जोड़ो, 5 2 7, 9 2 11, 2 3 और 1 4, 417 बटा 400 आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने आपको बता दिया है। इसी तरीके से आपको करना है। अगला हमारा कौन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये नहीं कहेंगे सर जी कौन सा इंपोर्टेंट है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आपसे माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करो। देखो माध्य निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में भी आता है और 3 नंबर में भी कभी कभार आ जाता है। तो देखो कैसे माध्य निकालेंगे, ये वर्ग अंतराल दे रखी है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो दे रखा है उसको उतार दो बिल्कुल। जैसे वर्ग अंतराल, तो यहाँ पे लिखो वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल लिख दो ऐसे करके। फिर बारंबारता, तो लिखो बारंबारता। अब देखो जो दे रखा है उसको उतारो, देखो वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, 10 से 20, यही उतारो। 20 से है यहाँ पे 30, ठीक है 30 है, फिर 30 से है 40, फिर 40 से है 50, और ये है 4 5 6 4 1, 6 4 1। हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो सूत्र बताओ माध्य के लिए क्या होता है, देखो सूत्र आपको याद होने चाहिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र होता है। और सिग्मा का मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब हो जोड़ना, आपको जोड़ना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इतना समझ लिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल के सामने होता है एफ, तो आपका एफ ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एफ तो मिल जाएगा लेकिन एक्स चाहिए होगा, तो एक्स आपको बनाना पड़ेगा, एक्स आपको बनाना पड़ेगा। एक्स कैसे बनता है, ये जो वर्ग अंतराल है सबसे पहले इसे जोड़ना है फिर आधा करना है। क्या करना है, जोड़ना है फिर आधा करना है। तो 10 में 0 जोड़ो 10 होगा, 10 का आधा 5 लिख दो। ऐसे इसमें देखो 20 और 10 30, 30 का आधा 15, यहाँ पे आ जाओ 30 20 50, 50 का आधा 25, ऐसे करके ये होते जाएंगे। ठीक है, आगे देखो f गुना एक्स, देखो एफ एक्स चाहिए तो f की और x की गुणा कराओगे तभी तो आपको एफ एक्स मिलेगा, तो गुणा करा लो। 4 पंचे 20, 15 पना 75, 25 छंगा 150, 35 चक्कू, 4 12 120, 4 पंचे 20, 120 140, 45 एकम 45, इतना कर लिया आपने। फिर आपको क्या चाहिए, देखो अब ये सब कुछ मिल गया है, अब आपको करना है सिग्मा एफ करना है, यानी एफ को क्या करना है, सिग्मा का मतलब जोड़ना, यानी इस एफ को मुझे जोड़ना है। तो एफ ये रहा, इसको जोड़ दो तो आपको सिग्मा एफ मिलेगा। जोड़ो 6 4 10 5 15, 15 4 19 और 1 20, तो ये 20 आ गया।
फिर आपको किसको जोड़ना है, एफ एक्स को भी जोड़ना है। तो ये एफ एक्स है, इसको जोड़ दो। तो एफ एक्स को जोड़ो भैया। देखो 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 4 4 8, 8 5 13, 13 7 20, 21 22 और 1 23 हासिल 2। फिर आगे 1 और 1 2, 2 और 2 4, तो 430 आ गया। तो अब हमें जो वैल्यू मिल गई है उसे हम रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 430। सिग्मा एफ कितना आया, 20 आया। 0 से 0 कैंसिल, 43/20 करो, 43/2। 43 को 2 से भाग करो तो देखो 2 दूनी 4 कटेगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 21.5 आपका राइट आंसर होगा। यही आपका माध्य होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण दे रखी है, इसका मुझे विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर निकालने के लिए क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए कैसे करेंगे। हमें द्विघात समीकरण दे रखी है 3x² - 6x + 4 = 0। मुझे क्या निकालना है, विविक्त कर। विविक्त कर यानी मेरे को डी बताना है। क्या बताना है, डी। मुझे डी निकालना है। तो डी निकालने का सूत्र क्या होता है, विविक्त कर निकालने का, देखो जो भी निकालना है उसके लिए सूत्र होता है। तो सूत्र आपको याद होने चाहिए। डी बराबर होता है b² - 4ac। ये होता है सूत्र विविक्त कर निकालने का, रट लीजिए बिल्कुल। ए बी सी कहाँ से मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे द्विघात समीकरण से। पहला वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, ए बी सी ऐसे। अब देखो मानों को रख दो। देखो b कितना है, आप देखो -6 है, तो -6 आपका हो जाएगा। x नहीं लेना है, ठीक है। ये 4 है, फिर a कितना है, 3 है। c कितना है, 4 है। सॉल्व कर दो, 6 छंग 36 माइनस 4 तियां 12 और बाचौक 48। 36 में से 48 गए, 4 8 4 12 बचेंगे माइनस के। तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो विविक्त कर आपका -12 होगा। अगला क्वेश्चन देखो, समीकरण 3x + 2y = 6 तथा y बराबर 0 का हल। देखो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आएगा और एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आएगा। हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है। बड़े बड़े नंबर में भी हमने क्वेश्चन रखे हैं, वो आपको आगे मिलेंगे। ठीक है, अभी छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, बीच में बड़े बड़े नंबर के मतलब 6 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे 2 समीकरण दे रखी हैं। पहली समीकरण 3x + 2y = 6 है और y बराबर 0 है। इनको मुझे को हल करना है। तो कैसे हल करते हैं, देखो y का मान हमको 0 दे रखा है, तो यहाँ इस y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। तो बस यहाँ कर दो। देखो 3x है तो उतार दो, +2 है 2, इस y की जगह 0, तो 0 रखोगे, बराबर कितना है 6। अब देखो 3x 2 गुना 0 कितना होगा, 0 होगा भाई, गुणा कराने पे 0 तो आएगा। 3x बराबर 6, तो x बराबर 6, 3 गुणा में है तो बट्टे में जाएगा, 3 दूनी 6, तो x का मान हमारा 2 होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आप देख लेना, x बराबर 2 दे रखा होगा, लगा देना, और y बराबर 0। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर कितने नंबर में आएगा, 1 या 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में आएगा। कह रहा है कि यदि बिंदुओं a इतना है, b इतना है, को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, α/8, 4 है, तो अल्फा का मान आपको बताना है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने हो सकता है आपने ये क्वेश्चन किया हो, वैसे मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला गया है कि बिंदुओं हमको, एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है। एक बिंदु हमको दे रखा है कितना, -4, 1 ये बिंदु ये है, और एक बिंदु आपका है कितना है भैया, 5, 6 है ना, 5, 6 है। को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी इनको जोड़ने वाली रेखा खींच दी मैंने भैया। इस रेखा, देखो रेखाखंड का, इस रेखा का मध्य बिंदु, यानी मध्य मतलब बीच का बिंदु कितना है, ये है α/8, 4 है। ठीक है, तो अल्फा, ये वाला अल्फा मेरे को बताना है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मध्य बिंदु की बात आई है तो मध्य बिंदु का ही हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। तो लिखो यहाँ पे, मध्य बिंदु के सूत्र से लगा दीजिए। x बराबर क्या होता है, x1 + x2/2, और y बराबर होता है y1 + y2/2। अब ये x1 y1, ये x2 y2 कहाँ से मिलेंगे भाई, देखो समझो बात को। ये जो लास्ट में पॉइंट रहेंगे ना, यहाँ से आपको x1 y1 और x2 y2 मिलेंगे, और ये जो बीच में बैठा हुआ है ये x होगा
और ये y होगा। इतनी बात याद रखिएगा, बीच वाले को x y मानेंगे और किनारे वालों को x1 y1 x2 y2, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है, अल्फा। तो अल्फा देखो x वाले में है तो मेरे को सिर्फ यही वाला फार्मूला लगाना, ये नहीं लगाना है, सिर्फ हम यही लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। देखो x कितना है, अल्फा बटा 8 है, x1 कितना है -4 है, x2 कितना है 5 है, नीचे 2, तो अल्फा बटा 8, 5 में से 4 गया 1 बटा 2, तो 2 की इधर गुणा होगी तो 2 अल्फा हो जाएगा और 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 चौकू 8, तो अल्फा का मान हमारा 4 होगा और यही आपका राइट आंसर है। 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे देखो 1 नंबर का क्वेश्चन फिर आ गया, कह रहा है कि यदि cos 2a बराबर √3/2 है तो a ज्ञात करना है। देखो इस वाली क्लास से आपके मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, 20 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं ना मेरे भाई, वो 100% कंप्लीट हो जाएंगे, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा इस वाली क्लास से। और जो हमने इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर वाले, वो भी हमने इसी क्लास में रखे हैं, वो भी आपके नहीं छूटेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस इस क्लास को कंप्लीट देख लीजिए। आगे देखो मेरे भाई, हमें क्या दे रखा है, cos 2a बराबर हमको दे रखा है, cos 2a बराबर √3/2 है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो मेरे को क्या बताना है, a का मान बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जैसे मैंने शुरू में क्वेश्चन किया था ना, वैसे ही हम सोचेंगे, यहाँ पे सोचेंगे, जैसे cos है तो हम सोचेंगे cos में, इसको ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सोचो cos में √3/2 किसका मान होता है, ये होता है cos 30 का मान। अब cos से cos खत्म होगा तो 2a बराबर हमारा आ जाएगा 30, तो a बराबर आ जाएगा 30 बटा, ये गुना में 2 है तो बट्टे में आएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो a बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को, अच्छे से समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे 1 नंबर या 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा। ये क्या कह रहा है कि यदि समीकरण दे रखी है, ये वाली समीकरण है का एक मूल -2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। आप देखो 2 लगा हुआ है घात में, तो द्विघात है, उसमें से x का एक मान तो हमको दे रखा है ये, हाँ, तो हमें k का मान निकालना है। तो ये जो एक मूल आपको दिया है ना, एक मूल, यही आपका x का वैल्यू है, याद रखिएगा। अगर एक मूल कहते हैं ना, एक मूल, तो वही आपका x का मान होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, यहीं पे हो जाएगा। देखो समीकरण क्या है, x² + kx - 6 = 0। मेरे को k का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। देखो मैंने बताया ना, एक मूल यानी x का मान कितना है, x का मान कितना है -2 है, x का मान कितना है -2 है। तो इस वाली समीकरण में जहाँ x है वहाँ रख दो -2, काम हो गया आपका आंसर आ गया। देखो x की जगह पर कितना रखना है, -2। बस आपको इतना समझना था इस क्वेश्चन में, जो एक मूल दे रखा है वही आपका x का मान है, बस। 2 का स्क्वायर 4 होगा, k 2k हो जाएगा और -6 = 0। सॉल्यूशन करना आपको आता ही होगा। देखो -2k है, 4 में से 6 गया, -2 बचेगा, ये -2k बराबर, -2 उधर भेजो, +2 होगा, और k बराबर आ जाएगा आपके पास 2, ये -2 बट्टे में चला जाएगा, तो 2 एकम 2, यानी k का मान आपका 1 आ जाएगा। काहे का, देखो -1 आएगा, तो आपका k का मान कितना है, -1 है। k का मान कितना है, -1 है, k का मान -1 होगा। यही आपका राइट आंसर है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12वां मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि द्विघात समीकरण ये दे रखी है कि मूल ज्ञात करने हैं। देखो मूल ज्ञात करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। क्वेश्चन कह रहा है कि 4x² + 3x + 5 = 0 के मूल हमें बताने हैं। मूल कैसे होंगे, मूल मतलब कैसे नहीं होंगे, सिर्फ मूल ही निकालने हैं, सिर्फ मूल बताने हैं। तो देखो मूल निकालने के लिए आपके पास धराचारी सूत्र भी है और गुणनखंड विधि भी है। हम गुणनखंड विधि से करते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है, गुणनखंड विधि में x² के संग जो भी है, जैसे x² संग 4 है, तो 4 पहले गुणा करेगा कहाँ, लास्ट में कौन है, 5, तो 4 पहले 5 से गुणा करेगा, तो 4 पंचे कितना होगा, 20 होगा। अब आपको ऐसे 2 फैक्टर सोचने हैं जिनकी गुणा कराएं तो 20 आए, जिन्हें जोड़ दे तो 3 आ जाए। तो कौन से होगा भैया, जिन्हें जोड़ने पे आपका 3 आ जाए। क्वेश्चन तो मैंने सही उतारा है ना, सही उतारा है क्वेश्चन भाई। 4 पंचे 20, तो सोचो 5 को 20 होता है, और किस में 20 होता है भाई। सबसे पहले देखो ये जो समीकरण है, इसके आप विभक्त कर निकालोगे, डी निकालोगे,
तो 3 का स्क्वायर माइनस 4a और c यानी कि यहाँ पे ये 5 है, तो 3 तिया 9 माइनस 4 चौको 16, हाँ सॉरी, यहाँ पे जब आप इसका विभेद कर निकालोगे तो निगेटिव आएगा। इसका मतलब इसका ये जो मूल है इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है तो इसके कोई मूल संभव नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या होगा, अतः कोई मूल संभव नहीं है, कोई मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। गुरुजी ऐसे कैसे आपने कर लिया, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हमसे टाइप हो गया है। मूल निकालने के लिए आपको पता ही हो गुणनखंड विधि करनी होती है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, गुणनखंड विधि से मूल निकाल लेने हैं, ठीक है। कभी कभार एक क्वेश्चन डाल देते हैं कि भैया उसके मूल अस्तित्व ही नहीं होता है, आप निकालते रहते हो निकलता ही नहीं है, तो कभी ऐसे चेक कर लिया करो डी, अगर डी निगेटिव आ जाए तो वो तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, बस वही लिख दो, आपका वही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको दो रेखिक समीकरण दे रखा है, एक ये समीकरण है और दूसरी ये समीकरण है, इनको मुझको हल करना है। दो रेखिक समीकरणों को हल करने के लिए क्वेश्चन आएगा भैया, क्वेश्चन आना ही आना है इस बार। देखो पहली रेखिक समीकरण और रेखिक समीकरण ऐसी वैसे नहीं है, रेखिक समीकरण थोड़ी टफ बनाई मैंने। देखो क्या है कि 0.2x है गुना 0.3y बराबर है 1.3। अब कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे मैं आपको अभी बताऊंगा, देखो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे। यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, 0.5y इज इक्वल टू माइनस का 0.7, ऐसे समीकरण पहली मानेंगे और इसको समीकरण सेकंड मानेंगे और डायरेक्टली इसको सॉल्व करने लगेंगे। ऐसे सॉल्व नहीं होगा मेरे भाई, ऐसे ही आप सोचो इनको बराबर करने लगे तो नहीं। जब भी आपको पॉइंट वाला दिखे समीकरण, मतलब ये जो समीकरण है ये डेसिमल में दिख जाए, पॉइंट में दिख जाए, तो आपको क्या करना है, गुणा करानी है। देखो पॉइंट के बाद एक संख्या एक संख्या एक संख्या है, यानी 10 से आपको गुणा करानी है, तो 10 से इसमें भी गुणा कराएंगे आप, 10 से इसमें भी गुणा कराएंगे। अब 10 से गुणा कराने से फायदा क्या होगा, ये पॉइंट जो है ये हट जाएगा, तो हमारी नई समीकरण क्या बनेगी, 10 से गुणा होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2x, यहाँ से भी पॉइंट हट गया, सिर्फ 3y बचा, और ये हट गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 और 3 यानी 13 हो गया। अब इसे आप समीकरण मानेंगे, पहली मान लो, ए मान लो, बी मान लो, आपकी मर्जी, और इसमें कराओ गुणा 10 से, तो इसका ये हट गया सिर्फ 4x, और यहाँ से ये हट गया 5y, और यहाँ से ये हट गया माइनस का 7, ये मान लो समीकरण बी। अब बस अब हो गया आपका, अब इसे विलोपन विधि से करो। अब देखो कितनी अच्छी हो गई है, मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो गई हैं, तो अब आप आसानी से इसको कर सकते हो। कैसे विलोपन विधि से करते हैं, सबसे पहले x बराबर करना होता है, तो यहाँ 4 है, इसमें भी 4 कर दो, 4 इसमें 4 करने के लिए इसमें कितने से गुणा करानी पड़ेगी, 2 में कितने से गुणा कराएं कि 4 हो जाए, 2 से कराओगे फिर भाई। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण ए में हम 2 से गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराओ तो 2 दूनी कितना होगा, यहाँ पे 4 होगा, 2 तियाँ 6 होगा, और 2 कराओगे 13 दूनी 26 होगा। ये समीकरण बन गई ए बी सी। अब देखो बी का x और c का x बिल्कुल बराबर है, तो विलोपन विधि क्या कहती है, जब बराबर हो जाए तो घटा दो, तो घटा दो मेरे भाई, समीकरण c से घटा दो b को, या b से c को भी घटा सकते हो, मैं c से b को घटाता हूँ, तो c क्या है देखो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 26 है, और b कितनी है देखो 4x प्लस 5y बराबर माइनस का 7 है। घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, तो प्लस का माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा, माइनस का प्लस होगा, ये खत्म होगा, 6 से 5 गया, 1 बचा, सब 26 में 7 क्या होंगे, जुड़ेंगे, 26 और 7 33 होगा ना, तो बाई का मान हमारा 33 है। अगर बाई का मान 33 है तो इस बाई के मान को आप समीकरण सी में रख दो, ए में रख दो, बी में रख दो, किसी में भी रख के एक्स का मान निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण ए में वाई का मान हम रखेंगे, बाई का मान रखेंगे, तो बाई का मान रखो फटाफट। समीकरण ए कितनी है देखो, क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना है, 13 है, तो देखो यहाँ पे 2x प्लस 3y, बाई की जगह पर 33 ये है रख दो, जो आपने अभी निकाला है ना वही रख दो, तो 2x प्लस 3 तिया 9 99 बराबर 13, तो 2x बराबर 13 प्लस का 99 इधर आएगा, माइनस का 99 हो जाएगा, तो 2x बराबर यहाँ 6 3 9, 9 से 1 गया 8, माइनस के 86, ये कटेगा, 2 चौको 8, 2 तियाँ 6, तो x का मान आएगा माइनस का 43 तो x का मान आपका माइनस का 43 है और y का मान 33 है, और मेरे भाई यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन हमने 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आगे देखो कौन से क्वेश्चन रखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल रट के चले जाना, बिल्कुल तुमको करके ही जाने हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव और कोई भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा मैं आपका, ठीक है। चलिए
आगे देखो मेरे भाई, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है कि यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर माध्य, ये जो आंकड़े दे रखे हैं ना 1, 2, 3, 4, 5, इनका जो है समांतर माध्य यानी माध्य हमको दे रखा है, तो x का मान ज्ञात करो। देखो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट रखे हुए हैं। तो क्या है, देखो 7 है, 13 है, 20 है, 17 है और 3x है। इनका हमको क्या पता है, माध्य पता है, समांतर नहीं, ऐसे माध्य समझो। माध्य कितना 18 है, तो मेरे को क्या बताना है, ये जो x है ये बताना है क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा भाई, माध्य का सूत्र लगेगा। तो माध्य का सूत्र बताओ। सर जी सिग्मा वाला लगेगा सूत्र, वो नहीं लगेगा, वो तो सारणी होती है तब लगता है। जब आंकड़े ऐसे करके एक श्रेणी में दे दें, ऐसे करके जब आंकड़े आपको दे दो तो सूत्र कौन सा लगता है, तो सूत्र लगता है आंकड़ों का योग। मतलब आंकड़ों को आपको क्या करना है, आंकड़ों को आपको जोड़ना है, आंकड़ों का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जोड़ बटा आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों को आपको जोड़ना है ऊपर, तो ये आंकड़े जो है इनको क्या करना है, जोड़ना है, यानी जोड़ दो, जोड़ में लिख दो। आपको जोड़ना नहीं है, जोड़ में लिख देना है, पहले लिख दिया भैया, बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5, लेकिन माध्य की जगह कितना है 18, तो आप माध्य की जगह 18 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर दो, x का मान मिल जाएगा। तो देखो 18 बराबर 17, 3, 20 और 20 40 और 17 47 और 57 होंगे ना, ये 57 और प्लस का क्या है 3x है और नीचे 5 है। तो देखो 18 बराबर यहाँ से कितना का वन हो रहा है 3, तो 3 कम 3, 3 एम 27 और x बटा 5, ये 3 से कटेगा, 3 छक 18 और 6 पंचे कितना होगा 30 बराबर 19 प्लस x। तो प्लस का 19 इधर आएगा, काहे का होगा माइनस का 19 होगा। तो 30 में से 20 गए 10 और 11 बचेंगे, तो x का मान आपका क्या है 11 होगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकता है कि 144 के गुणनखंडों की घातों का योग। देखो गुणनखंड तो करना है, उसके बाद उनकी घातों को आपको योग भी करना है, ये पूछा है। तो गुणनखंड पहले 144 का सबसे पहले करो, क्या होगा 144 का गुणनखंड, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 कम 3 और सॉरी 3 तिया 9 और 3 कम 3। देखो 2 कितनी बार आया 1, 2, 3, 4, 4 बार आया तो घात 4। 3 कितनी बार आया, देखो 1, 2 बार आया तो घात में 2। आपसे पूछा है घातों का योग। देखो घातों का क्या पूछा है, घातों का योग पूछा है, घातों का योग, योग मतलब जोड़ना है। तो घात ये रही और ये रही, 4 और 2 क्या करना है, योग करना है, इनका जोड़ना है। तो 4 तो 6 आपका राइट आंसर होगा। तो घातों का योग कितना है, देखो 4 और 2 6 ही तो है, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः इतने हैं, मतलब बहुलक इतना है और माध्य इतना है, तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। देखो मेरे भाई, माध्य, बहुलक और माध्यिका, इन 3 चीजों में से आपको 2 चीजें देगा और तीसरी पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक सूत्र लगाना है। सूत्र कौन सा होगा, सबसे पहले देखो सूत्र आपका लगेगा यहाँ पे, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ये सूत्र आपका लगेगा। तो बस ये लगा दो भाई। देखो बहुलक कितना है, बहुलक देखो, बहुलक यहाँ पे देखो 45 है, तो 45 बराबर 3 माध्यक, तो माध्यक, माध्यक और माध्यिका एक ही होता है, ठीक है, 2 गुना माध्य। माध्य देखो माध्य कितना 27 है, 45 बराबर 3 माध्यक माइनस 27 दूना 54 होगा, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा और बराबर में 3 माध्यक। अब देखो इन्हें जोड़ो, 5 4 9 90, 99 होगा और बराबर में 3 माध्यक। ये कटेगा क्या 3 से, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 33 हमारा जो होगा माध्यक होगा या माध्यिका होगी, 33 आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना था। अगला क्वेश्चन करेंगे क्या, चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है, देखो एक थैले में 24 गेंदें हैं, यानी एक थैला बना लो सबसे पहले। तो इस थैला में जो है, इस थैला मतलब थैले में जो थैला है, थैला में कुल कितनी गेंदें हैं,
देखो थैले में 24 गेंदें हैं, मतलब थैले में कुल गेंद जो हैं आपकी वो कितनी हैं, 24 हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे इसमें x लाल गेंदें हैं यानी रेड गेंद कितनी है, x। 2x सफ़ेद गेंदें हैं यानी वाइट गेंदें कितनी हैं, 2x हैं वाइट गेंदें। 3x नीली गेंदें, नीली मतलब ब्लू, ब्लू कितनी है, 3x गेंदें हैं। एक गेंद या अंतराक्षर निकाली जाती है, मतलब इसमें से एक गेंद निकाल दी जाती है, एक गेंद इसे निकाल लेते हैं, एक गेंद निकालते हैं तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वे लाल नहीं है। मतलब मैंने हाथ डाला और मैंने गेंद निकाली तो गेंद वो लाल नहीं होगी, मतलब लाल ना होने की प्रायिकता निकाली है। पहला क्वेश्चन क्या है, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता निकालनी। और मैं क्वेश्चन देखो कठिन भी ला रहा हूँ, सरल भी, जैसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वैसे ही करा रहा हूँ। ये नहीं हलवे क्वेश्चन हल्के हल्के करा दूँ बस आपको खुश करके भेज दूँ और वहाँ कुछ फंसे ही ना, ऐसा नहीं। जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वही मैं करा रहा हूँ। देखो प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, तो लगा दो। ठीक है, एक ही सूत्र होता है बस प्रायिकता निकालने का, संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, बस। तो देखो संभव परिणाम यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा है लाल गेंद ना हो, तो लाल गेंद नहीं है, तो लाल गेंद ये जो रेड है इनको नहीं लेना है, तो फिर कौन सी बचेंगी, 3 और 2 5, 5x, तो 5x लिख दो संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल कितने हैं, कुल परिणाम, कुल परिणाम कुल कितनी गेंदें हैं। आप कहोगे गुरुजी आपने कुछ गड़बड़ कर दिया है, आपको अभी x तो पता ही नहीं है, मतलब रेड कितनी है वाइट कितनी है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, मेरे को सबसे पहले रेड निकालना पड़ता, रेड कितनी है वाइट कितनी, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हमारे हिसाब से यहाँ पे गेंदें कितनी हैं, 3 2 5 और 6 यानी 6x गेंदें हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 24 गेंदें, तो ये बराबर होगा। देखो 6 चौक 24 यानी x का मान 4 है। अगर x का मान 4 है मेरे भाई तो लाल गेंदें कितनी होंगी, लाल गेंदें, लाल गेंदें क्या x हैं यानी 4 ही तो हैं लाल गेंदें। वाइट गेंद यानी सफ़ेद गेंदें, देखो सफ़ेद गेंदें, सफ़ेद गेंदें कितनी है 2x, 2x, x की जगह 4 रखो तो यानी 8 हैं। अच्छा फिर ब्लू देखो, नीली, नीली गेंदें देखो 3x हैं, 3 गुना x, x आपका 4 निकला है तो 3 चौको 12, तो ये गेंदें देखो निकला, अब क्या है बस हो गया। कुल गेंदें कितनी है मेरे भाई, कुल गेंदें देखो 3 2 5 और 1 6, 6x है। ठीक है, लेकिन मैंने गेंदें ऐसे करके आप x काट सकते हो तो आपसे थोड़ा वो हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा करो। देखो अब आ जाओ यहाँ पे संभव परिणाम यानी लाल गेंद नहीं है, तो लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी होंगी, ये लाल गेंद नहीं है, लाल गेंद नहीं है तो कौन सी होंगी, ये होंगी, सफ़ेद और नीली होंगी मेरे भाई, तो कौन सी होंगी भाई, ये होंगी। 12 और 8 20 यानी संभव परिणाम 20 होंगे बटा कुल परिणाम, कुल कितने हैं भाई 24 हैं, तो बस यही आपका राइट आंसर है। काट दो 4 से, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 यानी 5/6 आपका राइट आंसर होगा पहले वाले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है लाल नहीं है निकल गया, अब सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है, सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, मतलब मैंने हाथ डाला और सफ़ेद गेंद निकल आई, वो हमें निकालना है। तो बस सूत्र बताओ क्या होता है, ऊपर निकलते, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर हम लिखते हैं संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, यही तो लिखते हैं। तो संभव परिणाम यानी जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा सफ़ेद गेंद हो, तो सफ़ेद गेंद कितनी है 8 है, संभव परिणाम 8 बटा कुल, कुल कितनी है भाई, कुल तो 24 चल रही है, देखो 24 चल रही है ना, तो 24, तो 8 कमा 8 तियाँ 24 यानी 1/3 आपका राइट आंसर होगा, बस हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पेज खत्म। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो मेरे भाई, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को एनालाइज करने में, फिर आपको देने में भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं ये आएंगे, बहुत भाई सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कि उठाए डाल दे यहाँ पे क्वेश्चन और वहाँ आपका कुछ आए ही नहीं, ऐसा नहीं भाई, बहुत एनालाइज करते हैं तब जाके आपको देते हैं क्वेश्चंस। तो ये 17वां भी क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आप देखो 18वां, देखो क्वेश्चन नंबर ये 18वां क्वेश्चन है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन ये रहा, कह रहे कि देखो 6 नंबर का क्वेश्चन, ये देखो 6 नंबर का क्वेश्चन डाला है मैंने, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, यानी एक वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाले वृत्त के त्रिज्य खंड, यानी इस पर एक त्रिज्य खंड बनाना है आपको, ऐसे करके त्रिज्याओं से घिरा हुआ खंड, त्रिज्य खंड, ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा फिर। ठीक है मेरे भाई, का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मेरे को क्या निकालना है, पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण थीटा हो, यानी यहाँ पे कोण जो दे रखा है वो थीटा, सॉरी थीटा नहीं 30 डिग्री हो, 30 डिग्री दे रखा है। तो मेरे को क्या करना है, ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है मेरे भाई,
इस त्रिज्यखंड का मेरे को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकाल ही लोगे, सूत्र आपको पता है, बस तो कर दो यहाँ पे। सबसे पहले जो दिया है लिखो, हमें दे रखी है त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है यानी आर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है, कोण यानी थीटा 30 डिग्री, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र बताओ क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आशा करता हूँ आप सभी को पता होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्या होता है मेरे भाई सूत्र, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो थीटा कितना है 30 है तो 30 लिखो, बटा 360 तो 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है देखो 4 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1/12 22/7 और 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, कटेगा क्या 4 से, 4 3 12 4 चौको 16, यानी ऊपर आ गया 22 चौको 88 और नीचे 3 7 21, ये आ गया आपका सेंटीमीटर। देखो क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा, आयतन होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आता, यही आपका राइट आंसर है मेरे भाई। इस तरीके से आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, इतना ही नहीं है 6 नंबर का, आगे भी है भाई। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मतलब जो दीर्घ त्रिज्यखंड है, क्या बोल रहा है, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, दीर्घ वृत्तखंड होगा ना यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया मुझसे यार। देखो संगत दीर्घ नहीं होगा यहाँ पे, दीर्घ नहीं होगा, संगत लघु होगा, संगत लघु वृत्तखंड होगा। पेपर में आपके यही आएगा, वृत्तखंड बोलेगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत लघु कौन सा होगा भाई, देखो ये क्या है, ये आपका वृत्त है, अगर आप इससे इसको मिला देंगे तो ये वाला जो है ना नीचे वाला हिस्सा, ये जो नीला नीला हिस्सा है, देखो एक वृत्तखंड बन जाएगा छोटा वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, ये जो नीला नीला हिस्सा है ये आपका है लघु वृत्तखंड। क्या है, लघु वृत्तखंड। तो वृत्तखंड यही हमको निकालना है, नीला वाला हिस्सा, ये वाला। तो ये कैसे निकलता है, इसके लिए एक सूत्र होता है, मैंने आपको डायरेक्ट सूत्र बताया इसके लिए। अगर आपको लघु वृत्तखंड निकालना हो तो सूत्र कौन सा लगाना है, देखो मेरे भाई, देखो मेरे भाई, क्वेश्चन अगला है, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र आपको याद कर लेना है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। रट लीजिए सूत्र को, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये सूत्र लगेगा, लगा दो यहाँ पे, जो वैल्यूज है उनको रखो। देखो थीटा, थीटा आपको पता है ना 30 है, थीटा 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, बटा में 360 है, पाई मतलब ये तो आप निकाल चुके हैं ना इतना हिस्सा, ये इतनी मेहनत क्यों करें हम, ये तो निकाल चुका हूँ मैं। तो इसके जगह पर आप लिखते हैं 88/21 माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो आर कितना है देखो 4 है, तो 4 का स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितना है देखो 30 डिग्री, तो 30 लिखेंगे आप। तो यहाँ से देखो 88/21 माइनस 1/3, 4 का स्क्वायर 16 होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 88/21 माइनस 8 एकम 8 एकम 8, 8/3, इनका एलसीएम कितना होगा 21 होगा, ये 88 होगा, 3 7 21, 7 8 56, घटा दीजिए, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, तो 32/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था, बेहतरीन क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, मैंने बता दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला भी क्वेश्चन हमने कोई छोटा मोटा नहीं ले रखा है, 6 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। सारे क्वेश्चन देखो मैंने आपको बताया ना, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर वाले वो भी हमने रखे हैं, 4 नंबर वाले वो भी रखे हैं, और हमने ज़्यादा फोकस किया है 1 नंबर वाले क्वेश्चंस और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस। आपको पता है 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर के 5 क्वेश्चन, यानी 10 नंबर वो हो गए, तो 30 नंबर तो आपको कतई कन्फर्म इस क्लास से मिल ही जाएंगे। और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ 6 नंबर के, तो 2-3 क्वेश्चन वो भी फंस जाएंगे 18 नंबर, यानी 30 40 48 नंबर इसी क्लास से आपको दे दूंगा मैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। अगला क्वेश्चन देखो 19वां क्या है,
कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है तो वह 1/3 हो जाती है, यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। भिन्न, देखो भिन्न ज्ञात करना है मेरे को। भिन्न ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो भिन्न क्या होती है, आपको पता है भिन्न क्या होती है? भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। मतलब भिन्न क्या होती है? भिन्न का मतलब एक ऊपर अंश होगा और एक नीचे हर होगा। तो मेरे को तो ये ज्ञात करनी है मेरे भाई, मेरे को तो बताना है। तो अंश मुझे पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए। पता तो है नहीं भाई, तो मैं मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, माना उस भिन्न का अंश को मैं मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बताओ? x मान लूँ, ठीक है चलो। तथा हर जो है, हर को मैंने मानना है y, इसलिए वो भिन्न क्या हो जाएगी हमारी भाई? अगर अंश x है और भिन्न y है तो हमारी भिन्न होगी अंश ऊपर और नीचे हर, तो ये आपकी भिन्न होगी। अब आपको x और y निकालना है। कैसे मिलेगा? जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में उसको फॉलो करेंगे हम। देखो क्वेश्चन में कंडीशन है कि यदि किसी भिन्न के अंश से 1 घटाया जाता है, यानी ये ऊपर अंश है x है, उसमें से 1 घटाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। मतलब पहली शर्त में लिखो यहाँ पे, प्रथम शर्त से है कि भैया जो ऊपर ये जो भिन्न है आपकी, इस भिन्न के अंश में से देखो अंश से 1 घटाना है, यानी ऊपर जो अंश है उससे 1 घटा दो, कितनी हो जाएगी? तो ये 1/3 हो जाएगी। तो 1/3 हो जाएगी। सोल्व कर दो अब। 3x, देखो गुणा होगी तिरछी ऐसे करके, 3 की x से 3x और 3 कम 3 और बाई कम बाई, यानी ये हो जाएगा 3x। बाई वाले को x के साथ लिखो और ये बराबर में 3 को उधर भेजो, माइनस का 3 उधर भेजो, प्लस का 3। समीकरण पहली बन गई। अब दूसरी शर्त भी होगी इसमें, वो भी हम देखते हैं क्या है। तो लिख लो यहाँ पे दूसरी शर्त से ये जो भिन्न x/y है, देखो उस आगे क्या है कि यदि उसके हर में 8 जोड़ा जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। यानी नीचे जो हर है उसमें 8 जोड़ना है, यानी ये जो हर है इसमें 8 जोड़ दो तो वो 1/4 हो जाएगी। 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करो, 4 की 1 से 4x बराबर, इधर करा दो y + 8, तो यहाँ से आएगा 4x प्लस का y, इधर आएगा माइनस का y बराबर 8। ये समीकरण सेकंड। अब आप इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दो। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा दो, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दो। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट क्या है देखो, 3x माइनस y बराबर 3। सेकंड है आपकी 4x माइनस y बराबर 8। हम घटा रहे हैं तो घटाने पे चिन्ह बदलते हैं, तो चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस का होगा माइनस का, माइनस का होगा प्लस, प्लस होगा तो माइनस, बदल जाएंगे। ठीक है, तो देखो प्लस माइनस से कटेगा, माइनस का 4 ज़्यादा है तो 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का x बचेगा। देखो माइनस के 8 ज़्यादा है 3 से तो माइनस का ही आएगा, 8 में से 3 गए 5, कटेगा तो x का मान हमें 5 मिल गया। अब इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में, चलो सेकंड में रख देते हैं। समीकरण सेकंड से, हम समीकरण सेकंड से देखते हैं तो 4x, x की जगह 5 रखना है, मतलब विलोपन विधि से हल करना है, सीधी सी बात है यार, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, तो ये y आ गया। अतः हमारा भिन्न आ गया है, अतः वह भिन्न हमारा क्या था? x/y था ना, तो x कितना निकाला? 5 निकाला, और y कितना निकाला? 12। तो हमारा जो भिन्न होगा वो कितना होगा? 5/12 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 5/12 होगा। ये आपका भिन्न है, 5/12 बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20वां। अब ये क्वेश्चन आ गया है तुम्हारा 1 नंबर का। कह रहा है कि AP है, 20वां पद निकालना है। AP जो दे रखी है उसको सबसे पहले लिख लो। जो AP जैसे ही आपको AP दे देना वैसे ही AP को उतार लो कॉपी में, ऐसे 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 है। मेरे को निकालना है 20वां पद, 20वां पद बताना है, 20वीं टर्म क्या होगी। देखो वो कुछ भी निकालना हो मेरे को, सबसे पहले आपको A और D निकालना है। AP जैसे ही दिखे वैसे ही A निकाल लो और D निकाल लो। अच्छा A कैसे निकलता है गुरु जी? A माने प्रथम पद, तो प्रथम पद ये है, देखो प्रथम में सबसे पहले कौन है? 10 है, तो यही आपका A है। D निकालने के लिए दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटा दो, यानी दूसरा ये है, पहला ये है, तो इसमें से इसको घटाओ, तो 7 में से 10 गया, 7 में से 10 गया तो कितने बचेंगे भाई? माइनस के 3 बचेंगे, तो D भी आ गया। हमें 20वां पद निकालना है, तो लिखो 20वां पद। देखो जब 20वां कहे मतलब कितना भी कह दें, आपको एक कम लेना है, मतलब A प्लस 20, 20वां कहा है तो एक कम ले लो, 20 से एक कम 19, 19D। ऐसे में कहते हैं 25वां पद तो A प्लस 24D, 30वां पद A प्लस 29D। ऐसे A कितना है? 10 है प्लस 19D, D कितना है? -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 19 × 57,
यहाँ से घटेगा माइनस का 47 आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 21, देखो अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बार 100% आएगा, गारंटी लेता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, इसमें से कौन सी सह अभाज्य संख्याएं हैं। अच्छा, सबसे पहले समझो सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो। जिन संख्याओं का HCF 1 होगा वो क्या होंगी, सह अभाज्य होंगी। तो इनमें से देख लो किनका HCF 1 है। देखो 18 और 25 है, तो 18 और 25 का HCF कितना होगा, HCF कितना होगा मेरे भाई। देखो 18 जो है 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, केवल ये 5 से ही कटेगी। तो 2 और 3 और ये 5 5, तो इस पर कोई कॉमन है 5, और इसमें देखो यहाँ 5 5 यहाँ 2 3 है, कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF का 1 होगा। तो इसका मतलब ये आपकी सह अभाज्य संख्या है, तो ये आपका राइट आंसर होगा पहला। इनको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे देख लो, अगला क्वेश्चन देखो, हमें पी के किस मान के लिए एक रेखीय समीकरण ये है, एक रेखीय समीकरण ये है, समपाती रेखाएं, ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दो रेखाएं बता देगा, प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं, समांतर हैं, फिर कहेगा बताओ पी का मान कितना होगा, के का मान कितना होगा। तो देखो देखो कैसे करना है। एक रेखा तुम्हारी है 3x, 22वां क्वेश्चन है, 3x माइनस 22 प्लस का 8 बराबर 0 है। दूसरी है तुम्हारी 6x माइनस का पी वाई माइनस का 16 बराबर 0। ये रेखाएं कैसी हैं भैया, समपाती हैं, समपाती हैं। समपाती अगर हैं तो समपाती की कंडीशन क्या होती है, समपाती का मतलब इनका जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, अगर हम इनका अनुपात लेंगे, इनका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल बराबर आएगा। इसका मतलब 3/6 बराबर, ये क्या है यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो 1 होगा, और यहाँ पे p है। देखो एक कितना, माइनस का 1 है, देखो माइनस का 1 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का p है। फिर बराबर होगा, यहाँ 8 है और यहाँ माइनस का 16 है, ये सब बराबर होंगे। संपाति की यही तो कंडीशन होती है, आपको पता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कह सकते हो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ में p का मान निकालना है, तो ये तो कट रहा है। तो देखो इस 1/p, देखो 1/ जो p है वो इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो आप किसी दो के बराबर ले लो। एक मेरे को क्या निकालना है, p का मान ही तो निकालना है। तो इस 1/p को आप चाहे इसके बराबर ले लो, चाहे इसके बराबर ले लो, आपकी मर्जी। मैं क्या करता हूँ, 1/p को ले लेता हूँ 3/6 के बराबर। ठीक है, सही है, ओके डन। देखो यहाँ पे जो होगा ये प्लस का होगा, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख गया है। चलो देखो 3/6 को हम ले लेते हैं किसके बराबर, 1/p के बराबर ले लेते हैं। तो p की 3 से गुणा होगी 3p होगा, 6 कम 6 होगा, तो p बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6, तो p का मान हमारा 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे करके करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, जैसे मैंने ऊपर बताया था समांतर माध्य वही निकालना है। अब समांतर माध्य निकालना है किनका, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, जो पहली 10 प्राकृतिक संख्या है उनका समांतर माध्य। देखो समांतर माध्य कैसे निकलेगा, सिंपल है यार। देखो क्या है, प्रथम 10 लिखनी है, तो प्रथम 10 लिखो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं। तो पहली 10 नेचुरल नंबर लिख लो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने लिख ली। अब मुझको क्या बताना है, इनका माध्य निकालना है, माध्य। तो देखो माध्य निकालना है, सिंपल है यार। माध्य निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया है क्या होता है। अगर सूत्र नहीं याद करना है तो ऐसे याद कर लो। अगर माध्य निकालना है तो इन आंकड़ों को सबसे पहले जोड़ना है आपको। तो जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 +, ठीक है दिख रहा है कि नहीं, 5 + 6 + 8 + 7 + 9 + 10 बटा कितने आंकड़े हैं, 10 ही तो हैं, 10 बटे इन्हें जोड़ दो, देखो कितने होंगे, 10 9 19 19 और 1 20 20 2 22 22 3 25 5 30 4 34 34 40 47 47 और 8 55, मतलब 55/10, यानी भाग करने पे 5.5 आपका राइट आंसर होगा। ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आया। चलिए मेरे भाई, तो बहुत आसान है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, जोड़ना है और भाग कर देना है जितनी संख्याएं हैं, तो आपका समांतर माध्य आ जाता है। इस तरीके से हमने आपको 23 क्वेश्चन इंपोर्टेंट कराए हैं। आगे देखो कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, यहाँ तक हो गए। 23 के बाद क्या आएगा भैया, 24 क्वेश्चन आएगा, 24वां क्वेश्चन। तो भैया 24वां क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन आएगा आपका 4 नंबर में, 4 नंबर या 3 नंबर में आएगा, ये आएगा 3 नंबर में क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है 3 नंबर में। केवल अगर √3 होता, ये ना होता, तो ये 5 नंबर में आता, लेकिन यहाँ पर 5 जोड़ दिया तो सरल हो गया।
तो ये 3 नंबर में होगा। हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 5 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आपको क्या करना होता है, परिमेय मानना होता है। तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना 5 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो किसके बराबर होगी, तो ये a बटा b के रूप की होगी, a बटा b के बराबर होगी। आपको लिख देना है जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं। अच्छा, अब इसको जो अंडर रूट है इसको यहाँ पे रोक लो, अंडर रूट वाली संख्या को, और जो अंडर रूट के संग जो भी हो उसको उधर भेज दो, तो प्लस का 5 उधर भेज दो, तो काहे का होगा, माइनस का 5 होगा। अब देखो अंडर रूट 3 बराबर a बटा v, बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, a की गुणा हो जाएगी a, देखो 1 कम a इक्कम a होगा, फिर b की 5 से गुणा होगी तो b क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, और b कम b हो जाएगा ये। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 3 बराबर a माइनस 5b बटा v। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये अंडर रूट में है तो क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, बटे में है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय, क्या अपरिमेय, ये कह रहा है कि, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे जो बना है वो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अपरिमेय बराबर है परिमेय के। कभी होता है ऐसा, नहीं होता है। तो आप लिखेंगे चूंकि अपरिमेय अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय के, लेकिन ये तो कह रहा है होती है, तो ये गलत कह रहा है। और ये गलत क्यों कह रहा है, क्योंकि हमने गलत माना है, परिमेय मान लिया भैया, वो तो अपरिमेय था, परिमेय मान लिया, इसीलिए तो गलत आ रहा है। तो अतः हम कह देंगे, अतः आपको जो सिद्ध करना है वो लिख दो, अतः 5 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, बस हो गया। 5 प्लस रूट 3 एक ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। आपको पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखो 6 नंबर का क्वेश्चन फिर से आ गया, 6 नंबर का क्वेश्चन फिर से मैंने दे दिया देखो, और ये मोस्ट रिपीटिंग है। आप कोई भी किसी भी ईयर का सेट उठा लो, मैक्सिमम सेट में आपको ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 25वां है। देखो कह रहे कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंबे हैं, यानी एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, यानी एक सड़क बना लेनी है मेरे भाई ऐसे करके। इस नहीं दिख रहा था क्वेश्चन आपको, 2 सेकंड को मेरे भाई, अब पढ़ते हैं फिर से। देखो देखो पढ़ो क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो हमने क्या किया, एक सड़क बना ली। ये कितनी मीटर चौड़ी है भैया, 80 मीटर चौड़ी है, ये 80 मीटर चौड़ी है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ें चलो। सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंबे लगे हैं, मतलब दोनों ओर, इस साइड भी इस साइड भी, इधर भी एक खंबा लगा है और इधर भी एक खंबा लगा है, दोनों की लंबाई कैसी समान है, यानी ये जितना होगा वही इतना ये होगा, ठीक है। अगर ये x है, अगर ये x मीटर है तो ये वाला भी x मीटर होगा लंबा, ठीक है, ऐसे करके। अच्छी बात है। इन दोनों खंभों के बीच, यानी ये और ये, इसके बीच में देखो, इसके और इसके बीच में, मतलब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है खंबे के बीच बिंदु, तो बिंदु कहाँ, मैंने बिंदु ले लिया, से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः इतना है, मतलब इस वाले बिंदु से खंबे के जो शिखर हैं, एक ये वाला और ये वाला, इसके साथ जो कोण बन रहा है, मतलब शिखर के साथ कोण बन रहा है, एक यहाँ पे बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो पहले कितना है देखो, 60 और 30 है, तो मतलब पहले 60 आया तो 60 यहाँ लिखोगे, और फिर 30 आया तो 30 फिर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। ऐसे पहले 60 बोला तो पहले ये आ रहा है 60 यहाँ, फिर 30 बोला 30 यहाँ, ऐसे करके, ठीक है। हमें क्या बताना है, दोनों खंभों की लंबाई बतानी है, यानी इसकी मेरे को x निकालना है, और खंभों से बिंदु की दूरी बतानी है, मतलब ये जो खंभे हैं इस वाले बिंदु से कितनी कितनी दूर पे हैं, ये भी बताना है। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना है नामकरण। नाम ए है, ये वी है, ये सी है, ये डी मान लो, इसे ई मान लो। नामकरण हो गया। आप करते हैं इसका कार्यक्रम तमाम। तो त्रिभुज ए सी बी में चलेंगे हम, ठीक है। तो त्रिभुज ए सी वी में देखो, जब 2 त्रिभुज आए ना तो टेन थीटा ही लिया करो। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो टेन थीटा, थीटा कितना है देखो 30 है, लंब कितना है देखो x है, आधार कितना है देखो, इसमें आधार ये तुम्हारा होगा इतना, अब ये पता तो है नहीं, तो देखो ये पूरा का पूरा 80 है, तो
तो इस पूरे 80 में से अगर मैं ये DC घटा दूँ तो मेरे को ये मिल जाएगा। यानी ये कैसे मिलेगा आपको, 80 में से इस DC को घटा के, तो DC को आपको घटाना पड़ेगा, DC को घटाना पड़ेगा। इस पूरे 80 में से इस DC को घटा दोगे तो जो मिलेगा वही आपका ये होगा 80 माइनस DC। ठीक है चलिए, तो आधार कितना है, 80 माइनस का DC होगा। अब 10 इसका वैल्यू 1/√3 होता है, ऊपर x नीचे 80 माइनस DC, गुणा करा दो तिरछी, इधर होगी यहाँ से 80 माइनस का DC बराबर इधर होगी x√3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकते हो बताओ, ये माइनस का जो है ना इसको उधर भेज दो, या ऐसे समझ लो x का मान निकाल लो, x बराबर 80 माइनस का DC बटा में डाल दो 1/3 को, और नीचे 1/3 होता नहीं है तो इसको हटाने के लिए हर प्रमेयकरण करना पड़ेगा, कर दो। तो x बराबर आएगा यहाँ से, ये ना यहाँ पे एक समीकरण मान लो, कुछ इसका काम आएगा आगे चल के यूज़ होगा, तो मान लेते हैं इसको कुछ। ठीक है, आगे चलो, देखो यहाँ से 80 माइनस DC की 3 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3 गुना 80 माइनस का DC, और नीचे देखो 3 गुना 3 होगा, तो x का वैल्यू ये आ गया। आगे अभी हमें DC पता होगा तभी तो पूरा x निकाल पाएंगे, खंभों की लंबाई, तो हम DC निकालेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, वो कैसे निकलेगा, त्रिभुज ECD में, क्योंकि इस वाले में काम हो गया है, अब इसमें चलेंगे त्रिभुज ECD में। तो चलो भाई, त्रिभुज ECD में इसमें भी tan थीटा ही लेना है, लेकिन इसमें थीटा कितना है, 60 है, बराबर क्या होता है, लंब कितना है, देखो इसमें लंब आपका x ही तो है, बटा आधार आपका कितना है, देखो DC है, तो ये DC होगा। तो tan 60 का वैल्यू 1/3 x बटा DC, इधर गुणा कराओ इसकी, तो इधर होगा आपका पास x बराबर DC√3 होगा, तो ये x आ गया। आप कहोगे गुरुजी कुछ हुआ तो इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ भाई, आप ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ से आपको क्या निकालना है, सबसे पहले खंभों की लंबाई चलिए निकालते हैं, खंभों की लंबाई यानी x निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, आप यहाँ से चाहें तो DC का मान निकाल लें यहाँ से, और फिर यहाँ रख दें, x का मान आ जाएगा। तो हम ऐसा ही करते हैं, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, यहाँ से जो है DC का वैल्यू निकाल लेते हैं, समीकरण A से DC का मान निकाल लीजिए। तो आप लिख दीजिए, चाहे तो यहाँ पे आप शॉर्ट यहाँ पे लिख दो, समीकरण A से DC का मान निकालने पे, तो निकाल लो यहाँ से DC का मान, तो हो जाएगा ये DC बराबर 80 माइनस x√3, ये आ जाएगा। तो DC का मान ये आ गया। अब यहाँ पे इसको रख दो, इस DC के मान को यहाँ पे रख दो उठा के, तो x बराबर DC की जगह पर 80 माइनस x√3 मैंने रख दिया, और बाहर कितना है, √3 बैठा हुआ है, देखो इस DC की जगह पर मैंने ये रखा है बस। तो x बराबर √3 इधर गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 80 √3 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। फिर देखो इसकी गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, 3x माइनस का 3x इधर भेज दो, तो काहे का होगा भैया, प्लस का 3x होगा, देखो माइनस का इधर आ गया, और इधर क्या है 80 √3, 3x और x 4x बराबर 80 √3, गुणा में 4 तो बट्टे में जाएगा 80 के, मतलब 80 √3 है, इसके बट्टे में कटेगा ही बिल्कुल, 4 दूनी 8। तो x का मान हमें मिल गया है 20 √3 मीटर, तो यही आपका है खंभों की लंबाई। ठीक है, चलिए खंभों की लंबाई तो निकालनी ही थी, आगे हमें बिंदु के बीच की दूरी भी बतानी थी, तो अतः करके लिखें आप अतः खंभों की लंबाई 20 √3 मीटर है, बस हो गया। आगे मेरे को क्या बताना था, मेरे को दूरी भी तो बतानी थी, देख लीजिए पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से, इसमें कहा था बिंदु से दूरी भी बतानी थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की, यानी मेरे को BC बताना था और मेरे को DC बताना था। तो मैं सबसे पहले BC, तो पहले हम BC निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो अब हम क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे बिंदु से, तो BC कैसे निकलेगा भाई, BC बराबर क्या है, 80 माइनस DC है, तो 80 माइनस DC, तो VC बराबर 80 माइनस DC। DC कितना निकाला हमने, देखो DC हमने कितना निकाला, DC हमने यहाँ पे देख लो कितना निकाला, 80 माइनस x√3 निकाला, तो यहाँ रख दो इस DC की जगह पर, इस DC की जगह पर इसे रखो 80 माइनस x√3 रख दिया मैंने। चलिए, तो BC बराबर 80 माइनस है, फिर 80 है, माइनस अंदर गुणा करेगा तो प्लस x√3 होगा, तो VC बराबर ये कट रहा है और x आ रहा है, x की जगह पर कितना रखोगे आप, देखो x की जगह पर कितना रखोगे,
क्या आ रहा है हमारे पास, x√3 ही तो आया। तो VC बराबर x का मान हमने निकाल लिया है, देखो ये निकाला था ना, यही तो आया था x लंबाई, तो 20√3 आया। तो यहाँ पे x की जगह पर रखेंगे 20√3 और ये गुणा में √3 बचा हुआ है रख दो। तो VC बराबर 20√3 3 हो जाएगा। तो VC बराबर 20×60। तो हमें यहाँ से पॉइंट मिल गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल गई है। कहाँ से भाई, कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया भाई, बैक हो गया कहाँ गया भाई, रुक जाओ 2 सेकंड ब्रो, 2 सेकंड। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें यहाँ से B से C से B तक की दूरी मिल गई। अब हमें C से D तक की बतानी थी, तो C से B तक की कितनी आई, 60 आई कि नहीं, 60 आई, 60 आई यानी 60 मीटर आई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 60 मीटर, गुरुजी ये 60 मीटर है। तो अगर ये यहाँ से 60 है, ये पूरा 80 है, तो 80 में से ही 60 को घटाओगे तो कितना होगा, ये 20 होगा। तो ये 20 मीटर होगी। तो आपने निकाल दी हैं दोनों दूरियाँ। अतः बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः पहले 60 आई, फिर कितनी आई, 20 आई, 20 है यहाँ पे वो आकर के, ठीक है। 60 और 20 मीटर है, बस हो गया, खत्म क्वेश्चन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को निपटाना था, करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, कहाँ गया, यहाँ पे आ जाओ। हमें यहाँ पे 1 + tan² a/1 + इसका मान निकालना है, 26वां क्वेश्चन है। तो देखो 1 + tan² a/1 + cot² a का मान निकालना है, मतलब इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। तो सोल्व कर दीजिए। 1 + tan² a कितना होता है, ये होता है sec² a, और 1 + cot² ये होता है cos² a। तो सेक बराबर कितना होता है, 1/cos स्क्वायर है, और कोसेक बराबर क्या होता है, 1/sin, यानी स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दो। अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गुणा करेगा तो sin स्क्वायर कम sin स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना बैठा हुआ है, कोस स्क्वायर। अब बताओ sin/cos क्या होता है, 10 होता है, स्क्वायर में तो स्क्वायर में लगा दो। तो 10² है हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म, बहुत आसान था, 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये। अगला क्वेश्चन देखो, AP दे रखी है, सारवांतर निकालना, 1 नंबर में क्वेश्चन। AP दे रखी है और मैंने सारवांतर निकालना आपको भी बताया था। सारवांतर -5 -1 3 और 7 ऐसे है। हमें क्या निकालना है, सारवांतर यानी D, हमें D ज्ञात करना है। तो D कैसे निकलेगा मेरे भाई, तो D बराबर मैंने बताया था अभी, सारवांतर यानी D कैसे निकलता है, दूसरे वाले पद से पहले वाले को घटा के, मतलब किसी भी एक को उठा लो, उससे पीछे को घटा दो। मान लो मैंने 7 उठाया, तो 7 से मेरे को पीछे वाले को घटाना पड़ेगा, 7 से मुझे 3 घटाना पड़ेगा, तो मेरा D आ जाएगा 7 में से 3 गया 4। तो ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये है, एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल बराबर हैं। मूल कैसे हैं, बराबर हैं, तो m ज्ञात कीजिए। देखिए मूल बराबर दे देगा और कहेगा m ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28वां क्वेश्चन। एक द्विघात समीकरण है 3x² - 12x + m बराबर 0। इसके मूल कैसे हैं, बराबर। मूल कैसे हैं, बराबर। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, मूल बराबर हैं। मूल बराबर हैं यानी D बराबर क्या होगा, 0। जब D 0 होता है तभी तो मूल बराबर होते हैं। तो D का सूत्र लगाओ, D बराबर होता है, क्या होता है, b² - 4ac। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, D बराबर b² - 4ac। D कितना है, 0। B देखो A, ये B और ये C पता है आपको, तो यहाँ पे रख दो। अब B कितना है, -12, 4A 3 है, C कितना है, M है, बराबर 0। तो 0 बराबर 12 में 144 चाहते हैं 12m बराबर 0। देखो 144 बराबर क्या आ जाएगा, 12m। हमें ये m ही तो निकालना था, मेरे भाई, m निकालना था, तो m निकल आया। देखो 12 से कट रहा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 12 हमारा जो होगा m का मान होगा। ये राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 29वां। परिधि दे रखी है, देखो 22 सेंटीमीटर परिधि है वाले वृत्त, यानी वृत्त की परिधि दे रखी है। मैं तो आप लिखो यहाँ पे वृत्त की परिधि हमें दे रखी है कितनी, 22। तो हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। जो बताना है, क्या बताना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश तो ऐसा होता है ना, ऐसे करके कुछ होता है, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है मेरे भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल वो बाद की बात है, पहले यहाँ पे फोकस करो जो दिया है। वृत्त की परिधि, सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर कितना है, 22। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आएगा ही आएगा इस बार।
ठीक है, देख लीजिए 2 से कट रहा है क्या, 2 1 कम 2 2 1 कम 2, तो r बराबर हमारे पास आ जाएगा 11, पाई गुणा में तो बट्टे में भेज दो, तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर, आर कितना है देखो 11 पाई है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, 1 पाई से 1 पाई कट गया, ऊपर देखो 11 गिरही में 121 होगा, और नीचे 4 गुना पाई, पाई बचेगा। बस यही आपका आंसर छोड़ दीजिए, आपका राइट आंसर है, बस हो गया। अगर आप चाहें तो पाई का मान रख के सॉल्व भी कर सकते हैं, छोड़ दो यहीं पे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ये। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। आगे देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और मैं आपको ये बिल्कुल ऐसे ही बता दूंगा, सोल्व करके नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन। अगर एक पासे को आप एक बार फेंकोगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता या विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 होगी, रट लीजिए बिल्कुल। एक पासे को जब आप एक बार फेंकते हो तो सम संख्या और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। सॉल्यूशन करते कहाँ घूमोगे भाई, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करोगे क्या। मान लो 1 नंबर में आ गया और आपको ये याद है बिल्कुल कि एक पैसे को एक बार फेंकते हैं तो सम संख्या या विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। आपसे सम पूछी गई तो क्या होगा आंसर, 1/2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां 2025 में लिख के ले लो मेरे भाई, आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है कि यदि बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी 13 मात्रक है, मतलब 2 बिंदु हैं, उनके बीच की दूरी आपको दे देगा और कह देगा x ज्ञात करो, y ज्ञात करो, m ज्ञात करो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ग्राफ समझते हैं। एक बिंदु आपके पास है -1 कामा -3, ये पहला बिंदु है, और एक दूसरा बिंदु है आपके पास x 9, ये दूसरा बिंदु है। ये मान लो ए बिंदु है, एक मान लो ये बी बिंदु है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के देखो बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 13 है, 13 दे रखी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 है। तो आपको ये x जो है निकालना है, x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं हैंडल, वो आपको सिखाते हैं। देखो क्या बात है, ये बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र आप लगाएंगे फटाक से यहाँ पे, तो लगा दीजिए यहाँ पे बीच की दूरी का सूत्र, तो लगाओ यहाँ पे बीच की दूरी। बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है अंडरवुड में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो बीच की दूरी हमको कितनी है दे रखी, 13, तो इसकी जगह पर 13 लिखना है आपको। फिर अंडरवुड है x1 y1 तो आपको पता ही, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। देखो x2 कितना है, x है, x1 कितना माइनस का 1, देखो माइनस को जब आप इधर लाओगे तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। y2 9 है और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसे करके। तो 13 बराबर x + 1 का होल स्क्वायर, 9 और 3 कितने होंगे, 12 होंगे, और 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 होगा। अब आपको यहाँ पे अंडरवुड दिख गया, तो अंडरवुड को हटाने के लिए सर जी आपने बताया था कि वर्ग करना होता है दोनों तरफ, तो वर्ग कर दो। तो स्क्वायर टू बोथ साइड, स्क्वायर टू बोथ साइड करा दो भाई, स्क्वायर इधर भी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 13 का स्क्वायर 169, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ो इसको, a² + b² + 2ab, और ये 144 प्लस का 144। देखो यहाँ पे समझो बात को, x² है और ये 2x है, 144 में 1 जुड़ेगा तो 145 होगा, ये प्लस का इधर भेज दो, माइनस का होगा, इधर आपके पास है x² + 2x, तो आपके पास आ गया x² + 2x माइनस का 169 से 145 चलेगा, तो 9 से 5 के 4, 6 से 4 गया 2, तो 24 बचेंगे। अब ऐसी तो संख्या सोचो जिनकी गुणा कराएं तो 24 आए, गुणनखंड करना पड़ेगा ना, यहाँ पे देखो द्विघात बन गए तो गुणनखंड करना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या सोचो जिनकी गुणा कराएं तो 24 आ जाए, जिन्हें घटाएं तो 2 आ जाए, तो 6 × 4 होगा, 6 × 24, तो बस x² + 6x - 4x - 24। देखो गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, मुझे पता है, तो हम सिखाएंगे नहीं यहाँ पे गुणनखंड करना, आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप कैसे करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ सिखा नहीं रहा हूँ मैं कैसे करते हैं यहाँ, ठीक है। तो x + 6 = 0, तो x बराबर यहाँ पे से आपको 4 मिलेगा, राइट आंसर। और x बराबर जब आप इसको डालेंगे 0 बराबर तो आपको मिलेगा -6। तो ये आपके 2 मान होंगे, ठीक है। चलिए x का मान निकाला था आपने, आसानी से निकाल दिया, आराम से निकाल दिया,
कुछ दिक्कत नहीं हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक घन का आयतन इतना है तो इसका प्रत्येक भुजा बताइए। मतलब एक घन है आपके पास, उसका आयतन दे रखा है, जो दिया है उसको लिखो। घन का आयतन 1331 है, तो मुझे भुजा बतानी है। भुजा, घन की भुजा कितनी होगी। ठीक है, इतना हमको दे रखा है, ये चीज़ है। चलिए सबसे बढ़िया है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3, तो भुजा की घात 3 लिख दो इसकी जगह पर, बराबर में 1331 लिख दो। तो देखो भुजा जब घात 3 हटा लेंगे तो उधर क्या लगेगा, घनमूल लगेगा 1331 के ऊपर। तो बताओ, अब बताओ मुझे 1331 का घनमूल कितना होता है, कितना होता है, 11 ग्राम 1331 होता है क्या। हाँ बिल्कुल 11 ग्राम होता है 1331। 10 का स्क्वायर 1000 होता है, 10 का क्यूब 1000, तो 11, हाँ यही होता है, 11 ही होता है। ठीक है, तो 11 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगी। तो भुजा घन की कितनी होगी, 11 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, कह रहे बिंदुओं, ये बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है मेरे को, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है 5,4, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपको, 5,4 है ये। क्या बोला है, इसको मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इस वाले इसको मिला दो भैया, इसको और इसको मिलाओ, मैंने मिला दिया, को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो इसका मध्य बिंदु ये है, मुझे को यही बताना है क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था इसको ए मान लो पहले, तो इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, और बीच में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, मैंने बताया था शुरू में ही। तो एक्स ये होगा और ये होगा तुम्हारा वाई, ठीक है, और ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। साइड वाले जो होंगे वो x1 y1 x2 और बीच में x और y होगा, मेरे को यही बताना है। तो x का मान कैसे निकलता है, x का मान ये मध्य में है ना, मध्य में, तो मध्य बिंदु का सूत्र में क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2, ये मिल जाएगा यहाँ से। और y बराबर भी हमको कैसे मिलेगा, y1 में y2 को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, सिंपल है। तो x हमें मिल जाएगा, देखो x1 -3 है, x2 5 है बटा 2, तो x हमें मिलेगा 5 में से 3 गया 2, और 2 को 2 से भाग करोगे 1। ऐसे यहाँ पे y देखो, y1 कितना है 10, y2 4 है बटा 2, तो देखो 10 और 4 14, 14 बटा 2, 2 सतह 14 7। तो हमारे पास अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, x आया 1 और y आया 7, तो 1,7 होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखो क्वेश्चन, 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि 12, देखो एलसीएम 12 और 21 का 84 है, तो मेरे को एचसीएफ बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें क्या है, दो संख्याएं दे देगा, उनका एलसीएम दे देगा और एचसीएफ पूछ देगा, या दो संख्याएं दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ देगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो कैसे क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूँ। एलसीएम है 12 और 21 का कितना कितना दे रखा है, 84। देखो ये दो ब्रैकेट के अंदर ही ये संख्याएं हैं, और एलसीएम इनका एलसीएम 84, ये दे रखा है। तो मुझे क्या बताना है, एचसीएफ बताना है इन्हीं दो संख्याओं का, 12 और 21 का। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करते हैं देखिए। 34वां क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं और एलसीएम है, तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, इसमें सूत्र आप सभी को पता चल गया होगा, क्या लगेगा, दो संख्याओं का गुणनफल, यही तो लगेगा, दो संख्या को गुणनफल यही लगेगा, लगा दो। गुणनफल बराबर होता है, आपको पता है क्या होता है, ये होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, पता है कि नहीं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, लगा दो बस। दो संख्याएं, तो दो संख्याएं 12 और 21 हैं, गुणनफल गुणा कराओ। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमें निकालना है, और एलसीएम हमारा 84 है। देखो 21 चौक 84, 4 3 12, तो 3 हमारा जो होगा वो एचसीएफ होगा। एक लास्ट क्वेश्चन ये है, इसको बस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसके जस्ट बाद दूसरी क्लास आने वाली है, जो इसके क्वेश्चन बच गए हैं वो हम करा देंगे, ठीक है। देखो द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें शून्यकों का योग निकालना है। देखो 4x² है -4x + 1, हमें क्या निकालना है, ये द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यकों का योग बताना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का क्या निकालना है, योग। देखो शून्यकों का योग, सूत्र बताओ शून्यकों का योग का, कि सूत्र होता है -b/a। तो देखो ये सूत्र होता है ना, तो बस लगा दो a, ये b और ये c। तो देखो b कितना है, -4 है,
ए कितना है 4 है, 4 एकम 4 माइनस माइनस प्लस, यानी एक ये हमारा एक जो होगा शून्यकों का योग होगा। इसके देखो कुछ क्वेश्चन रह जा रहे हैं। क्वेश्चन हमने करा दिए हैं आपको 35 के बाद ये क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, देख लीजिए ये कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े से ये देख लीजिए, मतलब एक पेज बचा हुआ है ये, और ये इतने क्वेश्चन बस बचे हुए हैं। ये आपको जो दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस ये 2 क्लास देख लीजिए, ठीक है। ये क्लास देख लीजिए, 45 से ज़्यादा आपके नंबर आएंगे 70 में से इन 2 क्लासेस को देखने के बाद, ठीक है। चलिए फिर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाइप जरूर कर देना, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को, ठीक है। हाइप कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आ जाएगा, हाइप कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।